नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और डेफिनेटली जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 6th फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। बात की जा रही है जो हिमाचल प्रदेश का 6ठे नंबर का फाइनेंस कमीशन जो था वो गठित किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था। तो देखो 6th नंबर का जो हिमाचल का फाइनेंस कमीशन था, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको आप कह सकते हैं, इसको जो चेयरमैन बनाया गया था वो सतपाल सिंह सत्ती को बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सतपाल सिंह सत्ती जो है वो प्रेजेंट टाइम में, देखिए प्रेजेंट टाइम में जो है ये भारतीय जनता पार्टी से जो है वो क्या है, एमएलए हैं। परंतु जब इनको बनाया गया था तो उस दौरान जो था ये एमएलए भी नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी से थे और उस टाइम जो था वो भारतीय जनता पार्टी जो था वो रूलिंग में थी, तो इनको उस दौरान बनाया गया था। स्टेट फाइनेंस कमीशन की सबसे पहले बात की जाए तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बॉडी जो है ये गठित की जाती है 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये एडवाइस करती है कि किस तरह से जो है वो फंड ट्रांसफ़र किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायतों को। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके तहत जो है वो फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। फाइनेंस कमीशन में जो है वो एक चेयरमैन होते हैं और 4 जो हैं अदर मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो किस तरह से टैक्सेस को एलोकेट किया जाएगा वो ये काम करता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा कोई मैटर इसको रेफर कर दिया जाता है तो वो भी जो है ये कर देता है। अगर हम और भी फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है वो इसके चेयरमैन है और 2017 में जो था वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। 15th नंबर का ये फाइनेंस कमीशन था जो 2017 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट हमने इस फाइनेंस कमीशन के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज इज ऑन द सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि कौन सा इनमें से पुल ऐसा है जो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। कल इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था ब्यास नदी को लेकर, आज हम सतलुज नदी को लेकर जो है वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो पहले सतलुज नदी की बात करते हैं। तो सतलुज नदी के ऊपर जो ब्रिज है इनमें से वो है परलोग ब्रिज। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। परलोग ब्रिज जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये जो परलोग ब्रिज है, ध्यान रखना है कि ये ब्रिज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है, सतलुज नदी के ऊपर है और करसोग के समीप जो है ये कहीं पर स्थित है। इसी तरह से ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में चक्की भी दिया गया है। तो चक्की जो है ये ब्यास की सहायक नदी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो यहाँ पर ब्रिज बना होगा वो ब्यास नदी के ऊपर होगा। यहाँ पर राख भी दिया गया है। तो राख ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, देखो राख जो है एक गांव है और ये विलेज कहाँ पर है, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई अगर इस तरह का ब्रिज होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो होगा। और खारामुख यहाँ पर दिया गया है। खारामुख ब्रिज कहाँ पर है, ये देखो खारामुख जो है वो चंबा में पड़ता है। तो खारामुख आपने चंबा जो है वो ध्यान रखना है कि ये चंबा में है। और ऑब्वियस ही बात है जब चंबा में है तो रावी नदी के ऊपर जो है वो बना होगा। चंबा शहर जो है वो एग्जैक्टली रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में ही आपको कि पिछले कल भी हमने एक पुल जो था वो रिवाइज किया था। जब पुल की बात हो रही है तो आपने ध्यान रखना है कि पिछले कल हमने सवां नदी का ब्रिज जो था वो रिवाइज किया था। सवां जो है वो ऊना में बहने वाली नदी है और उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो कौन सा ब्रिज बना हुआ है, तो झलेरा ब्रिज हमने पढ़ा था। झलेरा ब्रिज जो है वो सवां नदी के ऊपर बना हुआ है। सवां वैली कहाँ पर है, वो भी ऊना में ही जो है वो स्थित है। पिछले कल का भी रिवाइज हो गया, आज का भी रिवाइज हो गया। तो यही फायदा है कि अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो एक दिन का नहीं 2 दिन का आप जो है वो साथ में रिवाइज कर रहे हैं और उससे पीछे का भी कई बार रिवाइज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ चनाल कास्ट। तो बोलते हैं कि चनाल जाति जो है इसका व्यवसाय क्या है। देखो चनाल कास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये कास्ट जो है वो एग्रीकल्चर के कार्य जो है वो करती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब तो आपको पता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो इतना प्रिवेल नहीं था, आज़ादी से पहले की बातें हैं। तो उस टाइम की बात है तो चनाल जो ट्राइब है, कास्ट है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे।
अब देखो ये ट्राइब मुख्य रूप से कहाँ पर जो है वो पाई जाती है, तो ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इन क्षेत्रों में जो है ये लोग पाए जाते हैं। और इनके बीच में कुछ सेरेमनीज होती हैं, जैसे कि इनके बीच में जाटलू, ये बाल काटने की जो है वो सेरेमनी होती है। बट्टा सट्टा, इनके बीच में भी जो है ये मैरिज का टाइप प्रिवेल्ड है। पहले भी आपने पढ़ा है कि गद्दी ट्राइब के बीच में ये बट्टा सट्टा जो है वो प्रिवेल्ड होता है, और इनके बीच इनका जो मुख्य कार्य है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये हायर कास्ट के लोग जो उस टाइम माने जाते थे, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, उनके यहाँ जाकर जो था ये काम करते थे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड में इस तरह के क्वेश्चन देखे जा चुके हैं एग्जाम में। यहाँ पर जो इस ट्राइब के जो लोग हैं, यानी कि जो मेन मुख्य रूप से हैं, पुरुष जो हैं, वो ड्रिंक करते हैं उसमें जो है वो लुगरी और सुर हो गया, लुगरी हो गया, सुर हो गया और चकाती हो गया, ये ड्रिंक जो है इनके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो इनके ड्रिंक भी जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। तो इस चनाल कास्ट के बारे में इतना काफ़ी है जानने के लिए। जितना भी हमने जाना सारा का सारा नया कंटेंट था, तो इस सारे के सारे को जो है वो याद रखना। एक आध बार हम रिवाइज भी ज़रूर करेंगे इसको आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट बिल्ट इन विलेज रंगरीक इन राहुल। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये रंगरीक गांव कहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रंगरीक कहाँ पर है, तो रंगरीक गांव जो है वो लाहौल में पड़ता है। अब दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि ये तो बात होगी कि रंगरीक में एक सोलर प्रोजेक्ट भी है। अब ये प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब ये बनाया गया था तो 2.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था, सोलर प्रोजेक्ट। कहीं पर 2 मेगावाट भी जो है वो लिखा गया है, तो 2 मेगावाट भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पर 2 लिखा था, कहीं पर 2.5 लिखा था। मैक्सिमम जगह मुझे 2.5 देखने को मिला, तो मैंने यहाँ पर 2.5 ही जो है वो ऐड कर दिया। डेफिनेट सी बात है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों ऑप्शंस कभी भी जो है वो एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। अगर हम सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो है वो बात करते हैं, देखो सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल जो है वो ग्रीन स्टेट बनने की ओर जो है वो जा रहा है, कि हम सबसे पहले जो है ग्रीन स्टेट जो है वो बन जाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है। तो हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है कि हम जो है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित करेंगे 2023-24 में, और 500 मेगावाट तक के ये स्थापित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ये सब्सिडी भी रखी है कि अगर स्टेट के यूथ जो है अगर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं तो उनको हम 40% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। और क्यों करवाएंगे, अगर वो कोई प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं जिसकी कैपेसिटी 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट के बीच में होती है, तो उनको जो है ये कर दिया जाएगा, इस तरह के 40% सब्सिडी जो है वो दे दी जाएगी। और टारगेट तो आपको पता चल गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट रखा है। अगर 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है तो वो किस तरह से संभव है, वो इसी तरह से संभव है कि इस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं जहां से पॉल्यूशन कम हो। तो सोलर एनर्जी आपको पता है कि ये जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो है वो पॉल्यूशन नहीं करती है। तो इतना हमने जान लिया, वो काफ़ी है। तो इस सब को जो है वो आप ध्यान रखना, आप रंगरीक ज़रूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बुरहा फोक डांस पॉपुलर। तो बुरहा बोलते हैं ये फोक डांस है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो प्रचलित है। काफ़ी टाइम से हमने डांस जो था वो रिवाइज नहीं किए थे, तो आज अच्छा मौका है कि डांस भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रिवाइज हो जाएंगे। ये जो बुरहा फोक डांस है ये कहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम सिरमौर जिले की बात करते हैं तो सिरमौर जिले में जो है बुरहा डांस जो है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है। झूरी डांस भी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये सिरमौर के जो है वो इम्पोर्टेंट फोक डांस आपने जान लिए। सिरमौर के अलावा तो और भी तो जिले हैं, उनके फोक डांस भी जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर हम जो है वो सीरीज वाइज अलग अलग जिलों को रिवाइज करते हैं तो सिरमौर का आपको पता चल गया, बुरहा हो गया, बुरहा के अलावा जो है झूरी हो गया, यहाँ पर बिरसू डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये 2-3 डांस सिरमौर के हो गए। कुल्लू की ओर अगर चलते हैं तो कुल्लू में जो है वो रुजका डांस परफॉर्म किया जाता है, कथड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है। कथड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू के बाद अगर किन्नौर की ओर चलते हैं तो किन्नौर में जो है वो राक्षस नृत्य परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में बाख्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, कयांग हो गया, जात्रू हो गया, जापरो हो गया, ये सारे डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है आपका, लाहौल स्पीति में चांद और शाबू ये जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। चांद और शाबू लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं।
लंगदरमा भी है, ये भी लाहौल स्पीति में ही परफॉर्म किया जाता है। चंबा को कैसे भूल सकते हैं, तो चंबा में जो है वो चंबा में ढांगी और ढेपक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबा के ढांगी और ढेपक अक्सर ये एक साथ ही पूछे जाते हैं, शायद एक आधी बार तो ये पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये हमने कॉमन से डांस जो था वो डिस्कस कर लिए सारे के सारे हिमाचल के, और बुरहा डांस से भी है जो है हमने जान लिया सिरमौर जिले के बारे में। तो डांसेज हो गए जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर स्टार्टेड टेकिंग सम पार्ट ऑफ द लैंड टैक्स इन कैश एंड सम प्रोड्यूस। तो बोलते हैं कि बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसने जो भूमि कर लिया जाता था, भू कर जो लिया जाता था, वो कुछ नगद के रूप में और कुछ उपज के रूप में जो था वो लेना स्टार्ट किया था। अगर चंबा के हम उस राजा की बात करते हैं कि वो राजा कौन था जिसने ऐसा कार्य किया, तो वो था चंबा का राजा हीराचंद। हीराचंद जो था ये राजा था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हीराचंद ने क्या किया, कुछ टैक्स जो था वो उसने कहा कि कुछ टैक्स मैं जो है वो नगद के रूप में ले लूँगा और कुछ जो है वो फसल जो होती है उसके रूप में ले लूँगा। क्या हीराचंद के कार्यकाल के दौरान कुछ और भी देखने को मिला? हीराचंद के कार्यकाल में देखने को मिलता है कि 1857 का जो विद्रोह होता है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होता है, और 1857 का जब विद्रोह होता है तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इनका कार्यकाल जो है वो काफ़ी गोल्डन पीरियड जो है वो बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो माना जाता है। अब काफ़ी गोल्डन पीरियड जो है वो माना जाता है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि इनके अलावा बिलासपुर के कौन कौन से राजा हुए जो इम्पोर्टेंट है। तो बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, और कहलूर रियासत की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद बिलासपुर का नाम पड़ा कहलूर का नाम बिलासपुर पड़ा क्योंकि बिलासपुर के राजा थे दीपचंद। इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो बिलासपुर को स्थानांतरित की थी और बिलासपुर शहर की स्थापना कर दी थी। तो राजा दीपचंद ने जो था वो 1654 में जो था ये कार्य किया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो एक राजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने गोरखाओं को आमंत्रित किया। वो राजा महान चंद हैं जिन्होंने गोरखाओं को जो था वो आमंत्रित किया कि आप आओ, कांगड़ा के ऊपर जो है वो मिलकर अटैक करते हैं, क्योंकि कांगड़ा ने बहुत तंग उनको करके रखा था। बिलासपुर के एक ऐसे राजा भी हुए जिनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बिलासपुर के राजा विजय चंद के कार्यकाल के दौरान जो है वो होता है। इन्होंने बहादुरपुर में जो था वो अपनी राजधानी बनाई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी आप कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने बहादुरपुर में बनाई थी। देखते ही देखते बिलासपुर के अंतिम राजा जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आनंद चंद ये बिलासपुर के अंतिम राजा हुए। आनंद चंद जो था वो बिलासपुर के अंतिम राजा तो थे ही, परंतु जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो इन्होंने जो था वो बिलासपुर को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिलाने से जो था वो इनकार कर दिया और बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य बन गया। और ग श्रेणी का राज्य जब बिलासपुर बन गया तो इनको जो था वो बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था। पहला मुख्य आयुक्त इनको बिलासपुर का उस टाइम बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में गिरिराज पत्रिका का क्वेश्चन याद आ गया होगा। जिन्होंने गिरिराज नहीं, आपके मन में बलोखरा सीरीज चली होगी अभी, क्योंकि बलोखरा सीरीज में जब हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया है तो ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़े हैं। बिलासपुर हमने सारा वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद जो था वो बिलासपुर कब हिमाचल प्रदेश में आकर मिलता है, तो बाद में चलकर बिलासपुर को लगता है कि ये तो बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है, तो बिलासपुर जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो है ये 5वें नंबर का 5th नंबर का जिला जो है वो बनता है। इससे पहले 4 जिले हुआ करते थे जिनके नाम आप नहीं भूल सकते क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए हैं। कौन कौन से? महासू हो गया, महासू के अलावा मंडी हो गया, मंडी के अलावा सिरमौर हो गया, सिरमौर के अलावा चंबा हो गया। ये 5 जिले जो था वो यहाँ पर हुआ करते थे। और 6 नंबर का 4 जिले जो था वो यहाँ पर हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लोहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट भी है, नया क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। तो लोहार घाटी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लोहार घाट है, वैसे डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो सोलन का हो गया ये लोहार घाट या लोहार घाटी आप कह लीजिए। ये जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है इसका एरिया है तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 1936 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। 1936 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, परंतु यहाँ पर बहुत सारी वैलीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें कुनिहार घाटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें दून वैली देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें लोहार घाटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें सरसा घाटी देखने को मिल जाती है। तो ये वैलीज जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं।
अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट देखो किस किस अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखो आप, क्योंकि बिना मैप की तो मज़ा नहीं आएगा, ये है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ जाता है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिरमौर के साथ जो है वो एक तरफ बाउंड्री शेयर करता है, सिरमौर के अलावा शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मंडी के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है, मंडी के अलावा बिलासपुर के साथ भी जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सोलन जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, इंडस्ट्रियल हब भी आप इसको कह सकते हैं, मशरूम सिटी के नाम से तो उसको जाना ही जाता है। तो ये आपने सोलन जो है वो ध्यान रखना है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सोलन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही जो है वो अभी फोकस कर रहे हैं। तो अब चाहे सोलन की कोई वैली पूछ ली जाए, सोलन का कोई पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, तो वो सारे जो हैं वो आपको पता होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ एंड डिसेबिलिटी। तो बोलते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10 से 75 ईयर्स की जो महिलाएं हैं, वो सभी महिलाएं हैं, उनको मृत्यु या विकलांगता के मामले में जो है वो किस योजना के तहत जो है वो कवर किया जाता है। तो एक योजना जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है, सरकार ने जो है एक योजना चलाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं आती हैं, उनको जो है वो इस योजना के तहत जो है वो कवर किया जाएगा। अगर उनमें कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती है या फिर कोई भी जो है उनका कोई इन केस ऑफ डेथ का कोई केस हो जाता है, तो वो योजना है मातृशक्ति बीमा योजना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो मातृशक्ति बीमा योजना है, इसके बारे में आपने क्या क्या याद रखना है, और पहले तो आपने एज ग्रुप ध्यान रखना है कि ये 10 to 75 इस एज ग्रुप को जो है वो कवर करती है योजना। ये पॉलिसी जो है वो परिवार के सदस्यों को जो है एक तरह से बीमा जो है वो प्रोवाइड करवाती है, महिलाओं को जो है वो इंश्योर करती है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गया, सर्जिकल ऑपरेशन हो गया, और चाहे बाढ़ आने से जान चली जाती है, डूबने से जान चली जाती है, कोई भूस्खलन जैसी घटना हो जाती है, तो उससे होने वाली दिव्यांगता में जो है वो राहत जो है वो सरकार प्रदान करेगी। ये योजना जो है वो विवाहित महिलाओं को उनके पति की दुर्घटना में जो मृत्यु हो जाती है उसमें भी जो है वो लाभ देने की बात कहती है कि हम वहाँ पर भी जो है वो कंपनसेट जो है वो करेंगे। तो इसमें जो है वो क्या रखा गया है कि अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण दिव्यांगता हो जाती है, यानी कि परमानेंट जो है डिसेबिलिटी हो जाती है, तो 2 लाख रुपया यहाँ पर भी दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक आंख और एक कान या दोनों आंखें या फिर दोनों कोई अंग जो है उनको हानि पहुँच जाती है, तब 2 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है इस योजना के तहत जो है वो एक अंग जाने पर, जैसे एक कान या फिर इस तरह का कोई अंग जाने की हानि अगर किसी को होती है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इन केस ऑफ अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये अमाउंट भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है, परंतु अगर आपको प्रिलिमिनरी बेसिस पर कुछ याद रखना है तो वो एज 10 to 75। दूसरा फैक्ट ध्यान रखना है कि बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाओं को ही ये जो है वो मिलती है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि मातृशक्ति बीमा योजना जो है वो इसका नाम है। चौथे में आपने ये सारे पॉइंट जो है वो अब याद रखने हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो याद रहेगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ में आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। इस वाली जो वीडियो है इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि आपको वहाँ से नोट्स बनाने में या फिर ये सब लिखने में जो है वो हेल्प मिल सके। तो ये आप वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच विलेज इज नोन एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो कहा जाता है। देखो, वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो हमारे हिमाचल के मल्लाना गांव को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ये कुल्लू में जो है ये गांव स्थित है। मल्लाना जो है नदी भी है, खड्ड भी है, आप खड्ड कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये आगे चलकर ब्यास नदी में जो है वो मिलती है। ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जमलू देवता को जो है वो पूजा जाता है। जमलू देवता की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो एक तो जमलू देवता की पूजा की जाती है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, कुल्लू में है, मल्लाना ब्यास की सहायक नदी भी है एक। ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ मल्लाना के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई विलेजेस के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो
हाईएस्ट जो कोई विलेज है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर पुलिंग हुई, यानी कि जहाँ पर जो था वो वोटिंग हुई, तो पुलिंग बूथ हाईएस्ट विलेज तशीगंग में बनाया गया था। ये जो तशीगंग विलेज है ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है तशीगंग विलेज। इसी तरह का एक गांव ऐसा है जहां पर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो वो किब्बर में जो है वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड का, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए अब तो। तशीगंग हाईएस्ट पुलिंग बूथ, किब्बर जो है ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। कुछ दिन पहले ही जो था वो सीबीआई के नए डायरेक्टर जो था वो बने थे, तो सीबीआई के नए जो चीफ बने हैं वो कौन बने हैं, परवीन सूद बने हैं। वो कौन से हिमाचल के किस गांव से संबंध रखते हैं, तो वो गरली परागपुर से जो है वो संबंध रखते हैं। ठीक है, सीबीआई के चीफ तो बन गए। अब ये आपने ध्यान रखना है, मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी थी कटिंग की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो बन गए हैं। तो न्यायमूर्ति राव, पूरा नाम इनका क्या है, MS रामचंद्र राव जो है वो इनका नाम है। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो बने, चीफ जस्टिस जो है वो बने। काफ़ी टाइम से जो था ये पोस्ट वैकेंट चली हुई थी, या फिर एडिशनल चार्ज जो था वो किसी न किसी के पास रहा। तो MS रामचंद्र राव जो है वो चीफ जस्टिस बने। गिरिराज पत्रिका में हम डिटेल से जो है वो इसको कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर कवर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। तो बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज इनमें से ऐसी है जो किन्नौर को जो है वो तिब्बत से अलग कर देती है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्रेटर हिमालयन और उसके अलावा धौलाधार और उसके अलावा जो है वो पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयन में जो है झांसकर रेंज आ जाती है, ये जो है वो पड़ते हैं। तो झांसकर रेंज ही ऐसी है जो किसको अलग करती है, जो तिब्बत से अलग करती है किन्नौर को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो किन्नौर को तिब्बत से झांसकर रेंज जो है वो अलग करती है। ये ग्रेटर हिमालयन रेंज में जो है वो आती है। आपने ध्यान रखना है कि झांसकर जो है यहीं पर जो है वो शिल्ला चोटी भी पड़ती है, जो हिमाचल की हाईएस्ट चोटी जो है वो जानी जाती है। डिस्ट्रिक्ट अगर हम कवर करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो पड़ता है। ये भी आपने झांसकर रेंज के बारे में ध्यान रखना है। और झांसकर के अलावा धौलाधार रेंज भी हमारे पास है। तो धौलाधार रेंज जो है ये इनर हिमालय में आती है, इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है मुख्य रूप से। वैसे तो ये बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती हुई जाती है। मुख्य रूप से ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाई करती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला से जो है वो एग्जैक्टली दिखाई देती है। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से चंबा में जो है वो पड़ती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। शिवालिक पहाड़ियाँ तो बच ही गई। शिवालिक पहाड़ियों को जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये वैसे तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में, बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स को जो भी है ये टच करती है, परंतु मुख्य रूप से ऊना डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रख लेना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है थोड़े टाइम के बाद। तो हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हमारी आती हैं यहाँ पर उनके बारे में जान लिया कि कौन कौन सी रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से आती है। तो अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। पिछले कल ही हमने मिशन एलाइट के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो ये आपने कमेंट करके जो है बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ये मैं बता देता हूँ, कुछ एक ट्राइब्स यहाँ पर दी गई हैं और उनके बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित हैं वो दिए गए हैं। पिछले कल तो मैंने डिटेल से बता दिया था, आज आपकी टर्न है बताने की, तो आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि कोई रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम जो है वो अभी कुछ टाइम पहले हुए थे, और हाई कोर्ट एग्ज़ाम में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मिशन एलाइट से, जो HPGK के कवर किए गए थे। तो डेफिनेटली रुझान आना जो है वो शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे आप देखना मिशन एलाइट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाएंगे। डेफिनेटली उनको सहायता मिलने वाली है जो कंटिन्यूसली जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं क्यूज डालता रहता हूं ताकि वहां पर प्रैक्टिस हो सके। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 जो है इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।